वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और ऑपोजिशन में सख्त मैच पड़ गया है। वजीर आजम की तरफ से ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत से इनकार पर हुकूमत ने ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार किया है, जिससे ऑपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद का भरपूर मौका मिला है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से जारी करदा इस ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के तरीकाकार में तब्दीली के साथ साथ 11 शिकों में तरामीम भी की गई हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि जो इमरान खान किसी को एनआरओ ना देने की बातें करते थे, अब अपनी हुकूमत को एनआरओ दे दिया है। हमारा सवाल यह है कि नैब ऑर्डिनेंस ऑपोजिशन के हुकूमत पर खुद को एनआरओ देने के इल्जामात क्या ऑपोजिशन के इल्जामात दुरुस्त हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब, डॉक्टर नाजिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी और अतर काज़मी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी इल्जाम लगा है कि जो कहते थे कि किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, उन्होंने एनआरओ दे दिया और वो भी खुद को ही। क्या वाकई? अच्छा, इससे पहले भी ये एनआरओ दे चुके हैं, कोई नई बात तो नहीं है। ये अपने आप को एनआरओ देने के तरीक़ाकार पे कायम है। वो मालम जब्बा से शुरू करें, आप बीआरटी से शुरू करें, आप दवाओं के स्कैंडल से शुरू करें, शक्कर, चीनी, चावल, बैगन, आलू, इनसे शुरू करें। एनआरओ हर तरफ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। हमारे यहाँ 2 फैक्ट्रियाँ बहुत काम कर रही हैं, एक एनआरओ की खुफिया फैक्ट्री और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो ऑर्डिनेंस छाप रही है, धड़ाधड़ छाप रही है और छापे जा रही है देखे बगैर क्या सूरत हाल है, ये बैड लॉ है या गुड लॉ है। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस है, इस पर 2 बातें हैं। इसमें 2 फरीक़ों को एनआरओ दिया गया है। इसमें एक खुद गवर्नमेंट शामिल है, उसके वज़रा शामिल हैं और अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं। अपोजिशन में वज़रा के नाम कल बात कर चुके थे। अपोजिशन में शायद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, मुफ्ता इस्माइल हैं और तब मेरा ख्याल है मुराद अली शाह भी होंगे चीफ मिनिस्टर। लेकिन अपोजिशन इसके बावजूद कि उनको यहाँ रिलीफ मिल सकता है, मेरा ख्याल है बहुत सख्त स्टैंड लेगी और इस सख्त स्टैंड लेकर वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट जाके असफंजार वली केस में कल पढ़ रहा था, एक वो भी बहुत क्लियर केस है, वहाँ भी बहुत पुराना केस है वो, उसका भी तगड़ा फैसला है बहुत। और उसके बाद फिर हम जैसे हमने अर्ज़ किया जस्टिस दीदार शाह वाला केस है, वो भी बहुत तगड़ा है। इसमें जो बात है वो कि ये पर्सनल स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस है। एक शख्स को बचाने के लिए, उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। और हुकूमत अपने जो नौजवान कह लें उनको आप, नौजवान वज़रा हैं, उनको बचाने के लिए आगे आने वाले वक्त में मज़ीद 2 सालों में उनको सेफ हेवन में रखने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया है उसने, जो एनआरओ ये ज़ाहिर है। तो अब मेरा ख़्याल ये है कि ये इंतखाबी कार्रवाई है, इंतखाबी तैयारियां हैं और शायद आने वाले वक्त में आपको और भी बहुत कुछ नज़र आएगा इसके हवाले से। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये एनआरओ की एक शक्ल है जो दी गई है। इसका हशर क्या होता है ये तो ज़ाहिर कोर्ट जाने या कौमी असम्बली जाने। अच्छा डॉक्टर नासिर महमूद, जैसा कि ऑर्डिनेंस आ गया और इसमें ये तय पाया है कि मुशावरत जो है वो अब सदर मुमलिकत करेंगे, अगर मामला हल ना हुआ तो मामले को पार्लिमानी कमेटी में भेजा जाएगा। क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? क्या वाकई मामला हल नहीं हो पाएगा और पार्लिमानी कमेटी तक जाएगा? लग तो बज़ाहिर ऐसा ही रहा है। अब ये देखते हैं कि जो सदर साहब इसमें इन्वॉल्व होंगे और वो जब मुशावरत करेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लग तो ऐसी रहा है कि ये मसला आसानी से हल नहीं होगा और ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा। लेकिन उससे पहले जो 2-3 बातें अहम है देखने की, वो तो इसमें एक नैब है, दूसरा ऑर्डिनेंस है और तीसरा एनआरओ खुद है। तो नैब के बारे में ये हमें याद रखना चाहिए कि नैब जैसे इदारे ये कोई नया नहीं था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तकरीबन 70 साल से इस तरह के मुख्तलिफ इदारे बनते रहे, मुख्तलिफ कवानीन आते रहे। एब्डो और प्रोडा से लेकर उसके बाद मुसलसल करप्शन के बारे में मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए। लेकिन इस किस्म के इदारों का मकसद और नैब का भी मकसद असल ये नज़र नहीं आता कि ये वाकई में माशरे से करप्शन या बदउनवानी ख़त्म करें। इनका मकसद ये होता है कि ये अपोजिशन को टारगेट करें। पूरी तारीख इस बात की गवाह है पाकिस्तान की कि इन बहानों से अपोजिशन को, जो भी हुकूमत वक्त रही है, चाहे वो फ़ौजी हो चाहे सिविलियन हो, उन्होंने अपोजिशन को टारगेट किया। तो नैब का किरदार भी उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है।
दूसरी बात ये कि जो ऑर्डिनेंस है, अभी इस पर भी बात की गई, देखिए इन्होंने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है। ऑर्डिनेंस जो है वो एक जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम में एक अच्छा तरीका नहीं होता कानून साजी का। सही कानून साजी का तरीका ये होता है कि आप पार्लियामेंट में बिल लाएं, उस पर गुफ्तो शुनुई दो, और उसमें अगर कोई रद्दोबदल करना है तो वो उसमें बात करके उसमें रद्दोबदल करके बिल को पास किया जाए, ये सही तरीका होता है। ऑर्डिनेंस के लिए साफ लिखा होता है आइन में कि जब हंगामी सूरत हाल हो और सदर पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो जाएं कि फौरी तौर पे कानून बनाना ज़रूरी है, तब ऑर्डिनेंस बनाया जाए। अब मौजूदा हुकूमत ने क्या किया है कि पिछले 3 साल में ये अब तक तारीख में रिकॉर्ड है 77 सदारती ऑर्डिनेंस ये जारी कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इसका मुकाबला अगर आप नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से करें तो उन्होंने पिछले 3 साल में सिर्फ 29 ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किए थे। तो ये पिछली हुकूमत के मुकाबले में 2.5 गुना से ज़्यादा ऑर्डिनेंस ला चुके हैं। और ये लाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो नॉर्मल जमहूरी तरीक़ाकार है कानून साजी का, उससे ये बचना चाहते हैं और इस किस्म के ऑर्डिनेंस बनाकर ये थोपना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आखिरी बात की तरफ आता हूँ, जो है NRO की। NRO क्या है? आम अल्फाज में आवाम के लिए या नाजरीन के लिए NRO का मतलब है माफ़ी देना। अच्छा, इन्होंने इस बहाने से माफ़ी दे दी अपने सारे लोगों को, कौमी असम्बली के अरकान, सूबाई असम्बली के अरकान, कमेटीज़, बल्कि ज़ैली कमेटीज़, अफसरान, टैक्स चोर, उन सब को इसमें इन्होंने ब्लैंकेट जो है वो माफ़ी मजमूई तौर पर दे दी है। मतलब इन सब पे हाथ नहीं डाला जा सकता, यानी इनके अपने साथी जितने हैं जिनके नाम अभी पेंडोरा पेपर्स में आए या जो कुछ भी हैं, वो सब पूरी तरह से कवर हो गए, उनमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो एक NRO तो इन्होंने उस तसलसल से जो अपने लोगों को ये देते रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को ये माफ़ी जो है NRO दे दी है। और दूसरी बात यह कि इन्होंने इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो मौजूदा चेयरमैन हैं, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, जो टेन्योर है, उसको मज़ीद एक्सटेंशन ये देना चाहते हैं। देखें, जब ये 22 साल से बना हुआ है, 99 में नैब बना था, 22 साल हो चुके हैं। 22 साल में आज तक कोई नैब का चेयरमैन 4 साल से ज़्यादा मुद्दत में नहीं रहा, और कोई भी इतना मुतनाज़ा भी नहीं रहा। यानी शुरू में अगर हम देखें तो इवन जनरल मुशर्रफ के दौर में फ़ौजी रहे, जनरल अमजद रहे, जनरल शाहिद अजीज़ साहब रहे, उसके बाद भी लोग रहे, एडमिरल फसी बुखारी रहे, लेकिन कोई भी इतना मुतनाज़ा नहीं हुआ और ऐसे फैसले उन्होंने हुकूमत की हिमायत में और अपोजिशन के खिलाफ नहीं दिए जैसा कि इस दौर में हो रहा है। तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों चाहते हैं कि मौजूदा चेयरमैन की मुद्दत बढ़े। मौजूदा चेयरमैन जो है, इनके ताल्लुकात अफसर शाही से हमेशा अच्छे रहे हैं, और हमने ये देखा कि जब ये 2000 में बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उसके बाद इनको वहां से उठा के मुशर्रफ के दौर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, और उसके बाद मुसलसल पहले वहां उसामा बिन लादेन का कमीशन बना एबटाबाद का, उसमें ये कमीशन के चेयरमैन बने, कोई ठोस ये चीज़ें नहीं निकाल सके, रिपोर्ट को दबा दिया गया। उसके बाद गुमशुदा लोगों के बारे में कमीशन बना, उसके चेयरमैन रहे, उसमें तमाम चीज़ों को दबा दिया। तो इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि अफसर शाही से ताल्लुकात अच्छे रहें और इनकी जॉब चलती रहे। अफसर शाही से ताल्लुकात अच्छे रहें, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ऑपोजिशन के हुकूमत पर NRO देने के इल्जामात क्या दुरुस्त हैं आपके ख्याल में? देखें, आई स्टिल फील कि देयर इज अ बिग कंफ्यूजन। बात यह है कि ऑपोजिशन को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए जिसके लिए ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा गवर्नमेंट की है, बट ऑपोजिशन के भी नोइंग कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑपोजिशन लीडर जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उससे बात नहीं करना चाहते, ठीक है, ही हैज़ हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वाई टू गिव अ चांस, आप क्यों नहीं ऑपोजिशन को चेंज करते? और ये एक लॉजिकल बात भी है कि अगर एक ऑपोजिशन लीडर के ऊपर चार्जेस है नैब के अंदर, एंड उसके ऊपर कई चार्जेस लगे हुए हैं, चाहे केसेस चल रहे हैं, तो क्या उससे बात करना जायज़ है? आई एम टॉकिंग जस्ट प्योर ऑन मेरिट की बात कर रहा हूँ, आई हैव गॉट नो एफिलिएशन विद एनीवन। अब इसके बजाय अगर ये उनको क्यों मौका दिया कि ये ऑर्डिनेंस आए, जब से बड़े अरसे से कह रहे हैं हम बहुत ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे, आप चेंज करें ऑपोजिशन। आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन ही चेंज किया था, चेंज कर दे ताकि इनको मौका ना मिलता और ये चेयरमैन चेंज हो जाते। सेकेंड ये कि अब 1999 से ये ऑर्डिनेंस आया हुआ है, उसके बाद से आज तक इसमें कोई चेंज नहीं हुई, 22 साल गुजर रहे हैं। हमेशा ये होता है कि जब एक चीज़ आप इम्प्लीमेंट करते हैं, देन यू 10 साल के बाद 8 साल के बाद यू वांट टू ब्रिंग सर्टन पॉजिटिव चेंजेस, जिससे आप जहां इसमें कमजोरियां उसको और बेहतर करते हैं ताकि इसकी इफेक्टिवनेस हो, और जहां आप समझते हैं कि हाई हैंडेडनेस है उसको आप चेंज कर देते हैं। वो भी बिल्कुल नहीं किया गया। और फिर सेकंड ये कि एवरीबॉडी इज आफ्टर नैब। बात यह है कि नैब एक पाकिस्तान में ऐसा कौमी अदारा है जो ऑटोनमस भी है, और उसके बाद वहाँ पर हर लिहाज से वो एक का काम लोग डरते हैं, बिजनेस कम्युनिटी, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, एवरीबॉडी इज स्केयर्ड ऑफ इट। हर एक इसकी बातरीफी करने का मतलब ये होता है कि ये काम कर रहा है, कम अज़ कम किसी को डर तो है।
अगर आप इसको बिल्कुल बिंग क्लिप कर देंगे, इनफेक्टिव कर देंगे, तो इससे आपको क्या फायदा होगा? आई थिंक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को बैठ के अभी भी इसका हल करना चाहिए। अदरवाइज प्रेसिडेंट के पास इसलिए ऑर्डिनरी वो उन्होंने लिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर से बात नहीं करना चाहते, चाहे एटलीस्ट प्रेसिडेंट ऑपोजिशन लीडर से बात करेंगे और कहीं ना कहीं मुफाहमत होगी, वन इट विल गो टू पार्लियामेंट सेक्रेटरी। ठीक है, एनडीसी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब को? मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन ये जो पॉइंट है कि अपोजिशन लीडर चेंज कर दें, ये लॉजिकल बिल्कुल नहीं है, डेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं है, और मतलब इसमें कोई मुझे वैल्यू नजर नहीं आ रही। ये एक अजीबोगरीब डिमांड है और ये डिमांड वहीं से आई है, फवाद चौधरी के पास से आई है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि ब्रिगेडियर साहब ने ये बात कही है। क्या हक पहुंचता है आपको कि एक मुंतखब शख्स को, जिसको आवाम ने मुंतखब किया, जो अपोजिशन लीडर है, उसको आप चेंज करें? अपोजिशन ने परसों कहा है कि हम अपना लीडर चेंज नहीं करेंगे, आप अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज कर लें। वो भी अहमकाना बात है, ये भी अहमकाना बात है। आप कैसे चेंज कर लेंगे भाई? ठीक है, और जब तक वो एमएनए है, he is qualified to become a prime minister। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपके ख्याल में जो ऑर्डिनेंस आया है, कहीं पर हुकूमत की बदनीयती नजर आ रही है या फिर हठधर्मी? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही है। प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये नैब जिस तरह चल रहा था उस तरह निज़ाम हुकूमत चल ही नहीं सकता। मतलब कोई आदमी कोई फ़ैसला करने के लिए तैयार ही नहीं था। सवियर मिसयूज़ ऑफ पावर किया है नैब ने पिछले 3 साल में, जिसकी वजह से अफसरशाही ने, वज़रा ने, हुकूमत ने, सब कुछ पाकिस्तान का, कोई आदमी कोई फ़ैसला, मतलब आप फ़ैसला एक गुडविल अपनी सेंस से करते हैं, वो फ़ैसला बाय द टाइम गलत भी साबित हो सकता है, सही भी साबित हो सकता है। अगर फ़र्ज़ कर लें मैं एक वज़ीर हूँ, मैंने एक फ़ैसला किया, वो गलत साबित हो गया, आप मुझे जेल में डाल देंगे। कौन आदमी इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए तैयार होगा? एक सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट का, उसने कोई फ़ैसला किया, आप उस फैसले के नतीजे में जब तक कि आपके पास लॉजिकली उसके कोई करप्शन के, कोई पैसे के चार्जेस ना हो, इसलिए मैं समझता हूँ एक तो जो तरामीम की गई हैं वो वक्त की ज़रूरत थी, निज़ाम हुकूमत नहीं चल सकता था, नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल पा रहे थे, लिहाजा दोनों में से हमने, पाकिस्तान तो रहना ही रहना था, लिहाजा नैब को टीथलेस करना पड़ा और हमने नैब से इख्तियारात वापस लिए। अब जहाँ तक बहुत सारे इख्तियारात उनसे वापस ले लिए गए हैं, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दिल में अपोजिशन इन तरामीम की हामी है, लेकिन और चूँकि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माहौल ऐसा नहीं है, लिहाजा वो इसको एनआरओ हुकूमत के लिए कह रहे हैं, वरना जो इन गवर्नमेंट उन्होंने भी फैसले किए हैं आज वो उन्हीं की वजह से जवाबदेह हैं। मतलब मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी तो करप्शन पे तो नहीं है ना, एक किसी ने टर्मिनल बनाया है, किसी ने कोई ठेका लिया, आज भी तो एलएनजी महंगी पे सवाल हो रहा है, सस्ती पे सवाल हो रहा है, अपने बाइंग करनी है, परचेजिंग करनी है। तो आप इस तरह लोगों को अकाउंटेबल, कटहरों में जिस तरह नैब ने अफसरान को बुला के, सियासतदानों को बुला के खड़ा किया हुआ था और उनकी तजलील की जा रही थी, मैं समझता हूँ तरामीम तो पॉजिटिव है। ठीक है, यानी उस तरह पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। बात पूरी कर लेने दें मुझे कि निज़ाम हुकूमत नहीं चल पा रहा था, इसलिए ये तरामीम ज़रूरी थी। जो चेयरमैन नैब का मामला है वो अलग मामला है, तरामीम अलग मामला है। बाकी ये बात ज़रूर है कि ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बनने से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले नैब पेशावर के दफ्तर में हेलीकॉप्टर केस में इंक्वायरी में बयान रिकॉर्ड कराने गए थे। किसी ने नहीं कहा कि आप पर इंक्वायरी पेंडिंग है, आप वजारत उस्मा का हलफ ना लें। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं 1 दिन इंक्वायरी में बयान कर रहा है, अगले दिन आके वज़ीर आज़म का हलफ ले लिया। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होता है, अपोजिशन के जितने अरकान लिख कर देते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, उनकी अक्सरियत अगर उसके पास होगी तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से फेवर पे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होता, वो उसके पास अपोजिशन के अरकान की अक्सरियत है, जैसे हुकूमती अरकान की अक्सरियत इमरान खान के पास है। इसलिए अगर इस मुल्क में जमहूरियत चलनी है तो आपको कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों का एहतराम करना होगा, वरना आमरीत के दावेदार और आमरीत के जो हमायती लोग हैं उन्होंने इस मुल्क में वज़ीर आज़म की भी तजलील की है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की भी तजलील की है, और वो समझते हैं स्ट्रोक ऑफ पेन से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बदला जाएगा। भाई नहीं, वो अरकान के दस्तखतों से बना है, खुफिया बैलेट से नहीं बना। अपोजिशन के अरकान ने ओपन बैलेट में दस्तखत करके दिए हैं कि ये हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, इसलिए वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है।
ठीक हो गया। अतर, हर तरफ से इल्जामात लग रहे हैं हुकूमत पर। आपके ख्याल में इस ऑर्डिनेंस के पीछे क्या वाकई हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, अब जिस तरह ऑर्डिनेंस यहाँ पे आया, अब उस पे सब लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी। अब कुछ कह रहे हैं कि जी हुकूमत एनआरओ ले रही है, कुछ कह रहे हैं कि जी ये जरूरत है वक्त की। लेकिन थोड़ी सी हमें ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले बात हुई कि हुकूमत ऑर्डिनेंस से हुकूमत चला रही है और ये रिकॉर्ड ऑर्डिनेंस है। अब वो लोग हैं जो नौजवान नस्ल है, जो 90s में जिन्होंने नहीं देखा, क्या उनको बताना जरूरी नहीं है कि इसी मुल्क में हमने देखा कि जब रजा रुबानी साहब जो अभी खड़े होकर सेनेट के अंदर इतनी खूबसूरत तकरीरें करते हैं पार्लिमानी कानून साजी पे, तारीख में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस वो लेके आए थे जब वो खुद वजीर कानून थे। औसतन साल के वो कितने ऑर्डिनेंस लेके आए थे, ये भी यहाँ पे बताया जाए ना सबको। उसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि अब कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब से मशावरत से उन्होंने मना कर दिया। अब ये क्या आपका लॉजिक मानता है कि एक शख्स है दुनिया की किसी भी जमहूरी मुल्क में, उसके ऊपर इतने संगीन मुकदमात हों, इतने बड़े बड़े करप्शन के मुकदमात हों, और जिस अदारे में वो मुकदमात चलने हैं उसका नया हेड लगाने के लिए उससे मशावरत हो? भाई, आप ऑपोजिशन लीडर को कहते हैं कि जी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में किसी जगह पे कोई ऐसा ऑपोजिशन लीडर भी होता है कि जिसके ऊपर इतने मुकदमात हों कि पाकिस्तान के अंदर तो मुकदमे चल रहे हैं, बरतानिया में भी उसके ऊपर एक इंक्वायरी होगी और उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। तो एक ऐसा शख्स जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है अरबों खरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके ऊपर इल्जामात हैं, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन इन प्रिंसिपल आप किस तरह उससे मुशावरत कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमती वुज़रा को वो दे रहे हैं एनआरओ, उसमें अगर जो कानून में अगर आप तब्दीली देखें, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिसका फायदा ऑपोजिशन को होगा। माजी में यहाँ पे एहतसाब किस तरीके से होता रहा वो भी हमें पता है कि जब एहतसाब कमीशन बना था उसके बाद फिर उसको नैब में बदला गया, अभी तक उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। और सैफुर रहमान साहब यहाँ पे एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे और उन्हीं के भाई को पीसीबी का हेड भी लगा दिया गया था। अब उस तरीके से एहतसाब नहीं हो सकता ना। अब माजी के अंदर जब मियां साहब के ऊपर असगर खान केस में बात आई तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हम मियां साहब की दाढ़ी एफआईए के हाथ में नहीं दे सकते। तो इन लोगों से आप ये उम्मीद करेंगे कि जो दोनों जमातें सर तक करप्शन के ऊपर उनके ऊपर इल्जामात हैं और वो इसके ऊपर कोई ऑनेस्ट ओपिनियन देंगी? ये भी हमें जो है ना देखना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि इनके ऊपर इल्जामात क्या हैं। कोई जाती नौयत के इल्जामात तो नहीं है कि उन्होंने इमरान खान को बुरा कह दिया, ये उसको बुरा कह दिया। करप्शन के इल्जामात हैं और जो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए। डॉक्टर नाजिर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे अतर को? हाँ, मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये समझना ठीक नहीं है कि नैब के कानून में कोई तब्दीली नहीं हुई। वक्तन फ़वक्तन इसमें छोटी मोटी तब्दीलियाँ होती रही हैं। ख़ुद पीटीआई की गवर्नमेंट ने आने के बाद जो 2018 में प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसके तहत इन्होंने थोड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की थी, लेकिन बड़ी तब्दीलियाँ ये पहली मरतबा हो रही हैं। ये बात ठीक है। तो ये तो एक बात। दूसरी बात ये कि अगर माजी में ऑर्डिनेंस आए थे, देखें बुनियादी तौर पे ऑर्डिनेंस लाना एक गलत चीज़ है। चाहे वो नून लीग लाए, पीपल्स पार्टी लाए, कोई भी उस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता। अगर नून लीग 29 लाई थी और ये 77 लाए हैं तो मैं तो उस 29 के भी खिलाफ हूँ, क्योंकि वो 29 भी क्यों लेकर आए। जो जमहूरी तरीका है वो पार्लिमानी एक्ट के जरिए गुफ्तगू करके कानून बनना चाहिए। कोई भी करे, चाहे वो पीपी, नून लीग, पीटीआई, जो भी करे, ऑर्डिनेंस लाना एक सही तरीका नहीं है, जमहूरी तरीका कार नहीं है। एनबीसी, जैसा कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे थे कि जो तरमीम हुई है वो वक्त की जरूरत थी, तो वो तो ठीक हुई हैं। ये मामला जो चेयरमैन नैब वाला है वो अलग है। आप क्या कहते हैं? वक्त की जरूरत थी तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया? जब सुप्रीम कोर्ट ने और अपोजिशन ने मिलकर ड्राफ्ट बनाया था, उस वक्त कहाँ सो गए थे आप? उस वक्त क्यों उसको फाइल को दबा के बैठ गए थे? अब दोबारा फाइल निकाली है और शहजाद अकबर ने और आवान साहब ने, हमारे अजीम शान पार्लिमानी माहिर ने, उन्होंने और फरोग नसीम साहब ने बनाया ड्राफ्ट ये, और अटॉर्नी जनरल से उनका इख्तलाफ है और ज़र ज़मानत पे इख्तलाफ है कि ज़मानत का अमाउंट कितना होगा, और भी कई इख्तलाफात हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अथर भाई से मैं बड़े दसबस्ता अर्ज़ करूँगा कि वो अपने ब्रिटिश लॉ की मुखालफत कर रहे हैं और पहले वहाँ जाके अमेंड कराएं इस बात को कि अगर जिस पे इल्ज़ाम लग गया आप उससे मुशावरत नहीं करेंगे। लॉ ये कहता है, ब्रिटिश लॉ भी ये कहता है, यूनिवर्सल लॉ भी ये कहता है, शरई लॉ भी ये कहता है कि जब तक कोई मुजरिम नहीं साबित होता उस वक्त तक वो मासूम और बेगुनाह है। ये मेरे ख्याल आपने हल्फ भी, अगर वहाँ के शहरी हैं आप तो इसका आपने हल्फ भी उठाया होगा तहफ़्फ़ुज़ करने का।
दूसरी बात ये मर्ज कर रहा था कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, आप मेरी शहरियत को बीच में डिस्कस ना करें। आप बात करें शहबाज शरीफ साहब के दिफा में, अगर आप मेरी शहरियत के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू हो गए या मेरी पाकिस्तान से वफादारी के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू हो गए, ठीक है, आप दिफा करें शहबाज शरीफ साहब की करप्शन का, आपका हक है, आपका हक है कि आप दिफा करें उनकी करप्शन का, आपका हक है कि आप बरतानवी लॉ जहाँ तुम रहते हो, लेकिन मेरी शहरियत को आप बीच में डिस्कस ना करें। बरतानवी लॉ शहबाज शरीफ साहब की करप्शन का मुकदमात का मसला है, उसके ऊपर बात करें। ब्रिटिश लॉ कहता है जहां आप रहते हो, जहां खाते हो आप बैठकर, कि वो आदमी उस वक्त तक मुजरिम है। आप किसका खाते हैं? आप किसका खाते हैं? मैं पाकिस्तान में खाता हूँ भाई, पाकिस्तान में खाता हूँ मैं पाकिस्तान का खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात की है, आपसे बात करें। ठीक है, एनबीसी औरत है, आप लोगों का कमेंट आ गया है। मुजम्मिल साहब वर्दी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज क्विकली कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रिगेडियर साहब की जानिब भी बढ़ना है। का हवाला पसंद नहीं आया, ठीक है, इस्लाम का हवाला पसंद नहीं आया, ठीक है। मुजम्मिल साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ सोच रहे हैं आप, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, हर लॉ में, चाहे वो ग्रीको रोमन लॉ हो या ब्रिटिश लॉ हो, पाकिस्तानी लॉ हो या इस्लामी लॉ हो, बंदा मासूम है। तीसरा बात मेरी कह रहा था कि मुजम्मिल साहब को बात करने दीजिए। मैं छोटी सी चीज शाइस्ता में ऐड करना चाहता हूँ, एक छोटी सी चीज। जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इंक्वायरी हुई है ना बरतानिया में, अगर यहाँ पे किसी काउंसलर के खिलाफ भी वो इंक्वायरी हो जाती ना, तो उसका पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता। यहाँ की मिसाल अगर आप देते हैं तो फिर आप देखें कि अगर छोटी सी टैक्स एवेजन भी कहीं पे हो तो पकड़ी जाए, तो उसके बाद क्या होता है? मुजम्मिल साहब की बात, मुजम्मिल साहब आप अपनी बात छोड़ दिया, उसको पकड़े रहते हैं, आप उनसे बात करते, किसको पकड़े रखो। ठीक है, उनका इतना दुख था तो मुझे ये था कि कहीं ये ना हो कि शहबाज शरीफ से ज्यादा आपको उनका दुख है उनकी करप्शन पकड़े जाने का। मुझे शहबाज शरीफ से कोई दुख नहीं, मैं भैया ना शहबाज शरीफ की बात करता हूँ, मैं तो खुल के बात करने का आदमी हूँ, मैं साफी हूँ, मैं खबर का आदमी हूँ, मैं साफसुथरा नहीं हूँ, मैं मुतासिब नहीं हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो लुढ़क जाए कभी इधर कभी उधर। एक ट्वीट को फॉलो करने के लिए मैं रीट्वीट नहीं करता उसको। मुझे पता है यार, और जरदारी की करप्शन अच्छा मुझे पता है कि तुम्हारी कितनी खबरें आती हैं, मुझे पता है तुम्हारी कितनी खबरें आती हैं, प्रोफेशनल स्टैंडिंग क्या है, मुझे ये भी पता है। बात को यहीं रहने देते, ठीक है नाज़रीन, ब्रेक की जानिब जाएं और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर डिस्कस करेंगे। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो नाजरीन, तय ये हुआ कि अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के मुस्ताफी होने से इनकार पर इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। तीन वज़रा, 2 मुशीरों और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरियों ने अपने इस्तीफे गवर्नर बलूचिस्तान को पेश कर दिए हैं। बलूचिस्तान के नाराज अरकान ने वजीर आला के खिलाफ एक बार फिर अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने अपने रद्द-ए-अमल में अब भी यही कहा है कि वजीर आला को अक्सरियत हासिल है। नाराज दोस्तों को मनाने की कोशिशें जारी रहेंगी और उनकी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हमारा आज का दूसरा सवाल यह है कि बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 वज़रा, 2 मुशीर मुस्ताफी, क्या जाम कमाल की वजारत आला खतरे में पड़ गई है? मुजम्मिल साहब वर्दी साहब, लगता है कि सीट बचा पाएंगे जाम कमाल साहब? अक्सरियत या अकलियत का कोई सवाल नहीं है, और हमने सेनेट में देखा सादिक संजरानी साहब के 2 दफ़ा के अकलियत को अक्सरियत में बदलते और अक्सरियत को अकलियत में बदलते हुए देखा। लिहाजा अगर जाम कमाल साहब कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और उन्हें पावरफुल कॉर्नर्स की हिमायत हासिल है, तो ऐन वक्त पे कुछ भी हो सकता है। जैसे वोट मुस्तरद हो जाते हैं, जैसे ठप्पा नहीं गलत लगा हुआ, किसी भी तरह जहाँ बूथ में कैमरे लग जाते हैं। हमने बहुत कुछ इन 3 सालों में देखा है, और ऐसा ही कुछ बलूचिस्तान में भी होगा। पहले भी जो अदम एतमाद हुई उसको गवर्नर ने टेक्निकल बुनियादों पर उसके ऊपर गिनती राय शुमारी रोक दी। मुझे लगता है कि जाम कमाल साहब को पावरफुल कॉर्नर्स की अभी भी हिमायत हासिल है, और वो इसीलिए स्टिक किए हुए हैं अपने ओहदे पे, और उनका ख्याल है कि ये अदम एतमाद शायद 1-2 वोटों से नाकाम हो जाए, उनकी पार्टी में बगावत हो जाए, लोग अलग हो जाएं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन हमने बिलखसूस बलूचिस्तान में देखा है कि वहाँ हुकूमत की तब्दीली के फैक्टर्स का जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता है।
लेकिन इसके साथ साथ ये बाप पार्टी है और ये बनाई इसलिए गई थी कि बलूचिस्तान में करप्शन ख़त्म करनी है। दो पार्टियों ने अपने दोनों अदवार में वहाँ बहुत करप्शन की थी और इसलिए बाप पार्टी बनाई गई थी कि ये बहुत शफाफ तरीके से बलूचिस्तान को चलाएगी। लेकिन जिस तरह की वहाँ बंदरबांट और लड़ाई मार कुटाई और मछली मंडी हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बाप पार्टी वाला प्रोजेक्ट भी बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह फेल हो गया है और इसके भी कोई खैर अंदेश नताइज ना बलूचिस्तान में आए हैं और ना पाकिस्तान की सियासत। ठीक, अतर जिस तरह से मुजम्मिल सहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि पिछले प्रोजेक्ट्स की तरह ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया है, क्या वाकई और क्या वजूहत हो सकती हैं इसकी? देखिए, प्रोजेक्ट तो 80 की दहाई में जो लगाए गए थे वो भी फेल हो गए। अब जाम कमाल साहब भी छांगा मांगा वाली सियासत करते, वो भी पंजाब के उस वजीर आला की तरह तगड़े वजीर आला होते और छांगा मांगा में लोगों को ले जाते बसों में बैठा के, तो हो सकता है कि वो भी अपने खिलाफ अदम एतमाद और ये सारी चीज़ें उनको नाकाम बना देते। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हम अदम एतमाद की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की सियासत का ये अलमिया है कि उसमें से हमेशा अवाम मिसिंग रही है। आज भी बलूचिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया और ये लोग सारे एक दूसरे के खिलाफ सियासी तौर पे दस्तो गिरबां हुए में, उन लोगों का किसी को ख्याल नहीं कि वहां पे कितनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि जब एक ऐसा वहां पे निजाम है जहां पे अवाम की बिल्कुल मिनिमम से है, आप किसी एरिया में 500 वोट लेके कोई बंदा मुंतखब हो जाता है, सरदारों का होल्ड है पूरी आपकी सियासत के ऊपर, अवामी सियासत वहां पे आपको नजर नहीं आती। जहां तक जमाल कमाल साहब के रहने का ताल्लुक है कि क्या वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगेन जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई कि किसी टाइम भी वहां पे वफादारियां भी तब्दील हो जाती हैं, वहां पे वोट्स भी एक्स्ट्रा पड़ भी जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। और माजी में हमने देखा कि जरदारी साहब ने किस तरीके से वहां पे बेहतरीन चाल चल के जिनकी हुकूमत गिरवाई थी, फिर वो बाद में खुद ही जरदारी साहब की पार्टी में भी आप शामिल हो गए। तो बलूचिस्तान के अंदर तो बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत कुछ करते रहे। इस दफा भी बहुत सारे लोग वहां पे सर जोड़ के बैठे होंगे, ताकतवर हल्के भी देख रहे होंगे और जो वहां की हुकूमत है वो भी देख रही होगी। अगर जाम कमाल साहब अभी तक कॉन्फिडेंट हैं तो हो सकता है कि उनकी हुकूमत बच जाए, लेकिन जो माहौल है वहां पे सियासी तौर पे उनको नुकसान होगा और उसके साथ साथ जिन लोगों को सर्व करने के लिए वो वहां पे हुकूमत कायम है, आम आवाम जो है बलूचिस्तान की, सबसे बड़ा नुकसान उनका है। ठीक हो गया। एनबीसी, ये रूठना, मनाना, मुतालबात, मफादात, अदम एतमाद, इन तमाम मामलात में बलूचिस्तान की जमीन ही क्यों ज़रख़ेज़ है? नहीं, मैं पहले भी कहा था कि ये बहुत छोटे छोटे मामलात हैं, इनके बहुत इतने बड़े मामलात नहीं हैं, ये हल हो सकते थे, लेकिन ये हल नहीं किए गए बजट के अंदर। इन मामलात को तरक्याती मंसूबे हैं, तरक्याती स्कीमें हैं, जो उनकी शिकायतें बज़ाहिर अंदर क्या है मुझे नहीं पता, तो वो हल नहीं किए गए। और उसके बाद ये खासा 6-7 महीने से मामला चल रहा है अब्दुल कुद्दूस बज़ज्जो साहब का, और वो स्पीकर भी हैं और अब तो मिनिस्टर्स ने भी इस्तीफे दे दिए हैं। मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि कल जो रात को ज़लज़ला आया, सुबह 6 बजे तक लोग जाग रहे थे, तो अगर 2 ग्रुप वहाँ ना होते तो शायद तबाही बहुत ज़्यादा होती। एक पाकिस्तान की फ़ौज और एक पॉलिटिकल वर्कर, नो NGO, पॉलिटिकल वर्कर ये बाहर आए। डॉक्टर नाजिर साहब, कहिएगा, एक मरतबा फिर से अदम एतमाद की तहरीक लाने की बातें हो रही हैं, इस मरतबा तहरीक अदम एतमाद आपके ख्याल में कामयाब हो पाएगी? हो भी सकती है, क्योंकि अगर आप आदाद देखें तो 65 मेंबर्स हैं और 65 में पहले जब इनकी हुकूमत बन गई है तो लेटेस्ट जो आखिरी खबरें थी उसमें तकरीबन 40 के करीब थे, लेकिन वो सब अब टूट टाट के बमुश्किल 10 से 15 लोग इनके हामी जाम कमाल के रह गए। लेकिन बिल्कुल मुमकिन है कि आखिरी वक्त में कोई तब्दीली आ जाए, जैसे अभी कहा गया कि वहाँ पर फैसले करने में ताकत के मराकज़ का बड़ा अहम हिस्सा होता है, तो वो लोग क्या फ़ैसला करते हैं, किस तरह चीज़ें जाती हैं। क्योंकि इसी दौरान में ये यहाँ पर आए हैं, इस्लामाबाद आके इन्होंने मुलाकातें की हैं जाम कमाल ने, यानी बजाय इसके कि अवाम के पास जाने के और अपनी सियासत करने के वो इधर उधर लोगों से मिलते रहे। तो ये तो एक मनफी बात है, लेकिन फिर मैं वही अर्थक्वेक की तरफ आऊँगा, क्योंकि वो एक अहम मौजू है, उस पर बात करना ज़रूरी है। इस वक्त अदम एतमाद की बात करना, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग करें, चाहे बाप के हों, नून लीग के हों, कोई भी हों, उनको ये ज़ेब नहीं देता कि बलूचिस्तान जिसके कई अजला में, सिर्फ हरनाई में नहीं, हरनाई तो मरकज़ था, लेकिन उसके साथ साथ पशीन से लेकर कोयटा से लेकर किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, तमाम इलाकों में वो झटके महसूस किए गए हैं। तो जब इतनी बड़ी आपके सामने वो चीज़ें आ रही हैं तो आपको चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। बलूचिस्तान में
सेहत की सहूलतें बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाएं, वहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, कोई मेजर सर्जरी नहीं हो पाती। स्कूलों की हालत ज़ार आप देख लें, पूरे बलूचिस्तान में कनेक्टिंग जो डुअल कैरेजवे होता है, 2 रोया सड़क, वो आपको नज़र नहीं आती सिवाय शहरों के अंदर ज़िलों को मिलाने वाली। तो जिस सूबे की पसमानदगी का ये हाल हो, जहाँ गुमशुदा लोगों का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर लोगों को अदम एतमाद लाने के बजाय इस वक्त ज़रूरी था कि मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करते। लेकिन एक और बात मैं ये कहूँगा कि जाम कमाल साहब और इनका हम देखें अगर 50 साल बलूचिस्तान की तारीख़, तो इसकी बलूचिस्तान की सियासत हमेशा जो है वो वोलेटाइल रही है, यानी नाजुक सूरत हाल से गुजरती रही है। कोई भी 2-3 को छोड़कर कोई भी वज़ीर आला से ज़्यादा 1 साल 2 साल 2.5 साल इस तरह से रहा है। सिर्फ जाम कमाल के ख़ानदान के 3 लोग, ये तीसरे हैं। सबसे पहले इनके दादा थे जाम गुलाम कादिर, वो तकरीबन 4 साल पहले, 3 साल ज़िया उल हक के दौर में, उससे पहले 1 साल भुट्टो के दौर में वज़ीर आला रहे। और इनके वालिद जाम यूसुफ साहब, वो जनरल मुशर्रफ के दौर में पूरे 5 साल उन्होंने वज़ीर आला का ओहदा संभाला है। तो अगर हम तारीख को देखें तो जाम कमाल का ख़ानदान जो है वो बड़ा वहाँ पर मुस्तहकम इस लिहाज से रहा है कि जब भी उन्होंने इख्तिदार लिया वो इस काबिल होते हैं कि अपने रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल के अपनी मुद्दत 3-4-5 साल बना लेते हैं, जो कि कोई और वज़ीर आला नहीं कर पाया। तो ऐन मुमकिन है कि अगर इनका जोड़ तोड़ कामयाब हो जाए तो ये तहरीक एतमाद अगर आए तो उसको नाकाम कर दें। लेकिन अभी जो एज ऑफ टुडे जो आज की जो सूरत हाल है उसमें जितनी इनकी मुखालिफत हो रही है, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये अपनी सीट बचाने में कामयाब होंगे। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में जाम कमाल साहब की वजारत आला जो है वो खतरे में इस वक्त है या बचा लेंगे अपनी वजारत को? लेकिन खतरे में तो है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, आई नो जाम कमाल की फैमिली। जाम कमाल इज बियॉन्ड रिप्रोच, इतना ईमानदार, अनलाइक बलोची सरदार है ये। एंड दैट इज अ रीजन कि लोग इनसे खुश नहीं, इसलिए कि जितने मिनिस्टर हैं 65 सीटें 65 मिनिस्टर बनना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिसको हटाएं वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। नंबर 3 है कि करप्शन की इंतहा है और वो करप्शन नहीं होने दे रहा। वो उसने जितना काम किया है कभी किसी इसने चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी वांट कि हमें पैसा दे दिया जाए, हम खुद काम करवाएंगे। और आपको पता है बलूचिस्तान का सिस्टम कि अगर 1 करोड़ देंगे तो 90 लाख तो वैसे ही चला जाएगा। दीज आर द इश्यूज जिसकी वजह से हैं। वो ये काम नहीं करता, वो नहीं करने देगा, चाहे वो उसकी वज़ारत आला चली जाए। वो बिल्कुल बाकी बलोच सरदारों की तरह नहीं है। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त उनके पास 2-3 ऑप्शन है। नंबर ज़ाहिर है कि अगर तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। नंबर 3 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन ये इनके मिल के ग्रुप ले आता है। थर्ड ऑप्शन मेरे ख्याल में उनके पास ये भी है जो एडमेंट है कि अगर ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, ही माइट रिकमेंड गवर्नर के जी आप बलूचिस्तान की असम्बली तोड़ दें। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है, जो आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये ऑप्शन है क्योंकि जिस तरीके से वो जिद कर रहे हैं, और ही इज़ राइट, व्हाई शुड ही गो। एक ईमानदार आदमी को क्यों हक नहीं है कि वो काम करे? यहाँ पर सारे सनाला जहरी सोन सो आके बड़े आराम से रहते हैं, लूटते हैं बलूचिस्तान को, चले जाते हैं। ही विल नॉट लेट दैट हैपन। ये उनके ब्लड इस खास तौर पर इस जेंटलमैन के नहीं है। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से इनके खिलाफ मुखालफत की जा रही है। और आई विश के ये इसको ओवरकम कर लें और 5 साल करें। यू विल सी कि किस तरीके से हेल्थ, एजुकेशन, कोस्टल डेवलपमेंट में ये एक ट्रांसफॉर्म कर देंगे बलूचिस्तान। ठीक है एनबीसी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है। देखिए, जब तक जाम कमाल साहब के पास मेजॉरिटी है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, और जिस दिन किसी की वजह से वो मेजॉरिटी खो देंगे तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। सिंपल कहानी है, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। बहुत ईमानदार हैं, तब भी ईमानदार भी गए यहाँ से। ईमानदार मौलवी तबीजुद्दीन खान केस अगर मैं सुनाना शुरू करूँ आपको तो फिर कहानी नई शुरू हो जाएगी, और लोग उस पर इतराज़ भी करेंगे तो बंगाली था, लोग ये भी कहेंगे। तो बहरहाल वो बलोच लोग हैं, बलोचों के हुकूक बनते हैं, बलोचों को अपने ऊपर हुकूमत करने का इख्तियार है, बलोचों को वो तमाम सहूलतें चाहिए। अब मेरा रोना तो ये कि हरनाई में हैवी इक्विपमेंट पहुंचते 8-10 घंटे लग गए। आप देखिए वहां के रूट का स्ट्रक्चर क्या है कि तोदा गिरा रास्ते बंद हो गए। तो ये भी देखे ना कि आवाम के साथ आप क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छे सरदार होंगे आप, बहुत नेक होंगे, 5 वक्त नमाजी होंगे, आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो दोनों ने किसी हुकूमत ने आवाम के लिए नहीं किया पाकिस्तान में। ठीक है, यानी आवाम के लिए करने की जरूरत है। मुजम्मिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? ये तीसरी नस्ल है जो वज़ीर आला बनी है,
दादा भी वज़ीर आला मुद्दत पूरी की, बाप वज़ीर आला, आप खुद भी हैं जी, और आमरीत के अदवार में ही उन्हें वज़ारत आला मिलती रही हैं, चाहे दादा को मिले और चाहे बाप को मिले। और जो दादा और बाप की कारकर्दगी है वो भी हमारे सामने है। ठीक है, कारकर्दगी जिसकी जो भी है वो सबके सामने है। सभी एनालिस्ट की मिल रहा है, खतरा है भी और नहीं, लेकिन जोड़ तोड़ कामयाब भी हो सकता है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे तीसरी आलमी जंग का खतरा है इस बारे में। स्टे विद अस। अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं, तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। मशवरा आपने मुलाहिजा किया। ब्रिगेडियर साहब, ये कहना क्या चाहते हैं? फनी आर्गुमेंट। दिस इज द रीजन व्हाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग लेट डाउन। इतनी कमजोर टीम, इतने कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हैं कि जो पॉजिटिव बातें हैं वो भी ये अच्छे तरीके से नहीं दे सकते। बजाय इसकी ये कहें कि महंगाई जो है ये प्रोविंसेस की प्रॉब्लम है और उसके बाद वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इसको हम कंट्रोल कर लें, ये उसके बाद हम चीनी को भी कंट्रोल करेंगे, सब्सिडीज करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लोगों को आप ढारस बजाय उनको सपोर्ट करें, हौसला में बजाय इसके कि ऐसी बातें ऐसे मशवरे। डॉक्टर नाजिर साहब, देखिए, मुझे तो लगता है ये इनकी माशाल्लाह सेहत अली अमीन गंडापुर साहब की इतनी अच्छी है कि इख्तिदार में आने के बाद अगर ये पहले 10 निवाले खाते थे तो लगता है कि अब ये 20 निवाले खा रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने बात की है वो मुझे इनकलाब फ्रांस, जब फ्रांस में दहाने पे खड़ा था तो मलका फ्रांस ने कहा कि लोग मुजाहरा क्यों कर रहे हैं, किसी ने कहा रोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा इनके पास रोटी नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये लोग हकीकत से दूर हैं, आवाम से इनका राब्ता नहीं है। अभी पिछले दिनों एक आदमी अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गया, उससे पहले एक औरत अपनी बच्चों को लेकर दरिया में कूद गई। हर सिग्नल पे यहाँ भूखे बच्चे फिर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी आप चीनी कम खाएं, यानी क्या हो गया इनको। ठीक है, एनबीसी अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये अच्छी बात ये है, बिल्कुल, और अपना भी उड़ा रहे हैं साथ में। ठीक, परवेज खट्टक का भी आपने सुना होगा कि मेरे शहर में आके देखो, मेरे सूबे में आके देखो, कारें ही कारें हैं, लोग कारों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कोई कच्चा घर नहीं है। ठीक, केपीके में कोई कच्चा घर नहीं है, बड़ी बात है। फिर एक और वजीर साहब आए, उन्होंने कहा कि 2 वक्त खाना नहीं खाओ, 1 वक्त खाना खाओ, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर ये साहब, एक और साहब आए, उन्होंने भी कहा कि ये अपना खाना पीना कम करें, चाय में चीनी डालना बंद कर दें। इन्होंने 9 दाने कम कराए, उन्होंने चीनी बंद करा दी थी। तो ये वो सोल्यूशन दे रहे हैं, ये रेडीमेड सोल्यूशन जो अहमकाना तारीख में भरे हुए हैं, अहमकाना मशवरे दिए जा रहे हैं। ठीक है, अदर काज़मी साहब, देखिए, अगर कौम के किसी मिशन के तहत कोई बात की जाए, जिस तरह भुट्टो साहब ने की थी कि हम घास भी खा लेंगे, वो एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बात बनती नहीं। अवाम पहले ही मजबूर हैं ऊपर से इस तरह की बातें करना। लेकिन हमारी सियासत में हम ये देखते रहे, 90 की दिहाई में किस सियासी लीडर ने कहा था कि गरीब जो है वो आलू खा लें। तो यहाँ पे बड़े बड़े लीडर इस तरह की बातें करते रहे, पर यह अलमिया हमारी सियासत का। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एक तो हमें कहीं 90 की दिहाई की मिसालों से बाहर भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये 2021 है, फिर 18वीं सदी की मिसालें दे देगा कोई कि अंग्रेज ने ये कर दिया था। और मेरा मतलब है आज 2021 में 90 की दिहाई की जो मिसालें हैं वो लाकर तो उनको जस्टिफाई करना भी बहुत अफसोसनाक है इन हुक्मरानों को कि जी 90 की दिहाई की मिसालों से इन हुक्मरानों को जस्टिफाई कर लिया जाए। इससे ज़्यादा भी आवाम के साथ जुल्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हुक्मरानों के पास मसाइल का कोई हल ना हो तो वो इस किस्म की मज़ाक का खेज बातें ही करते हैं। सही, चले मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, ये भी नहीं हो सकता कि क्लॉक उस दिन से शुरू हो जिस दिन से इमरान खान आया था। ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि उस दिन से गिनती शुरू की जाए, लेकिन पिछली भी गिनती बीच में शामिल करनी पड़ेगी। अपने दौर का जवाबदेह है, हर हुक्मरान अपने दौर का जवाबदेह है। शुक्र है गंडापुर साहब ने ये नहीं कह दिया कि चीनी के बदले आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मशवरे यकीनन आवाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हैं। मुझे और मेरे मेहमानों को इजाजत दीजिए, ऐलान के बाद।